हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, हमारे पेपर प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम टिश्यू सिस्टम से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमारे पोर्शन टिश्यूज को। टिश्यू के अंदर हमने मैस्मेटिक टिश्यूज जो कि विभिजोत की है, दूसरा हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यूज, और परमानेंट टिश्यूज में हमारे पास में थे सिंपल, जिसको हमने पेरेनकाइमेटस, कॉलेनकाइमेटस एंड स्क्लेरेनकाइमेटस। पेरेनकाइमा का अर्थात मृदुतक सरल कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त एक जैसी। कॉलेनकाइमा का मतलब जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डिपोजिशन, लेकिन कोशिकाएं अभी जीवित हैं, जिसे हम स्थूल कोणोत्तक कहते हैं। स्क्लेरेनकाइमा का मतलब स्क्लेरेन का मतलब जटिल अस्थि टाइप या स्टोन सेल्स, जो कि पूर्णतः स्थूलन की वजह से मोटी हो चुकी हैं, सख्त हो चुकी हैं और मृत हो चुकी हैं, जो कि अलग प्रकार के मैकेनिकल सपोर्ट को देने के लिए डेवलप हुई हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये सेल्स एक तरीके से अगर अपन समझे तो ये अलग अलग कार्य कर रही हैं, लेकिन जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो ये सारी अलग अलग उत्पत्ति, अलग शेप और अलग जगह पे उपस्थित कोशिका जिनका फंक्शन अलग है, अगर ये सारी सेल्स मिलकर एक ही प्रकार के विशिष्ट कार्य को संपादित करती हैं तो उसे हम कह सकते हैं टिश्यू सिस्टम। और इसी के अंदर हमारे इन तीनों टाइप की सेल्स जो हैं उसके अंदर हमारे पास में, जैसे अगर आगे बढ़े तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, इन्हीं की और जटिलता, इन तीनों टाइप के सेल्स की जटिलता जो कि आ जाती है जाइलम सेल्स में, जिसमें ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं, फाइबर्स हैं और पेरेनकाइमा सेल्स हैं। तीनों टाइप के सेल्स आ गई। और उसी तरीके से फ्लोएम, तो फ्लोएम की हम बात करें तो उसमें भी हमारे पास में सिंपल सेल्स, कंपेनियन सेल्स, पेरेनकाइमेटस। अगर फ्लोएम पेरेनकाइमा की बात कर रहे हैं तो वो भी कैसी मिल गई, पेरेनकाइमेटस। फ्लोएम फाइबर की हम बात कर रहे हैं तो वो कैसी मिल गई, स्क्लेरेनकाइमाटा टाइप। तो इन तीनों सेल्स ने मिलकर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को बनाया। उसी में फिर एक अलग ही प्रकार की कोशिका और आ जाती है, जैसे कि सिक्रेटरी या स्टोरेज। ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कि अलग कार्य को करने के लिए संपादित हुई हैं। तो ऐसे में सिक्रेटरी का काम है विशेष प्रकार के जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, उत्पाद है, उनको सिक्रेट करना, मतलब स्टोर करना और आवश्यकता पड़ने पर बाहर निकाल देना। स्टोरेज का मतलब भी यही है, ये अलग टाइप की, जैसे कि मंड है, स्टार्च है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, ऑयल ड्रॉप्स है, उनका क्या करना, स्टोरेज करना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो तीनों टाइप के टिश्यूज हैं ये मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम को जैसे एक सिंपल डेफिनेशन में हम देखें तो जैसे कि लीफ है, लीफ की एपिडर्मिस, उसकी मेसोफिल टिश्यूज, उसके मेसोफिल टिश्यूज में नीचे की लोअर एपिडर्मिस, और उसके अंदर ये हो गई बंडल सीथ, बंडल सीथ के अंदर फ्लोएम एंड जाइलम पार्ट। तो ऐसे में इसकी मेसोफिल सेल्स के अंदर ये जो सिंपल टिश्यूज हैं वो आ जाते हैं। बंडल सीथ की हम बात करें तो सिंपल टिश्यूज आ जाते हैं अंदर। अगर जाइलम फ्लोएम की बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इसके अंदर आ रहे हैं, प्लस इसकी मेसोफिल सेल्स के अंदर अलग से कोई सिक्रेटरी सेल्स जैसे कि रोम, ट्राइकोम्स या दंश कोशिका या बुलिफॉर्म सेल्स, ठीक है, या इडियोब्लास्ट सेल्स या ऑयल डक्ट्स या रेजिन डक्ट्स, ऐसा कुछ भी अगर अलग से आता है तो वो हो गई किसके लिए, सीक्रेटरी के रूप में। जैसे ब्रायोफिल्म की बात करें, या जैसे अगर अपन बात करें हाइड्रिला की बात करें, या फिर हम ओपुंशिया की बात करें, नागफनी की, तो उसके अंदर स्टोरेज सेल्स आती है जो म्यूसिलेजिनस का क्या करती है, स्टोरेज करके कोशिकाओं को क्या कर देती है, मोटा कर देती हैं या बल्कि बना देती हैं। तो यहाँ पे ये सारे की सारी चीजें जो मिलकर बनाती हैं दैट इज टिश्यू सिस्टम। तो हम यहाँ पे टिश्यू सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। तो सिंपल डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि समान व असमान उत्पत्ति वाली कोशिकाएं, समान उत्पत्ति व असमान आकार, असमान कार्य वाली कोशिकाएं जब संयुक्त होकर एक ही कार्य को संपादित करती हैं या एक विशेष संरचना को बनाती हैं, उन्हें हम जो है टिश्यू सिस्टम कह सकते हैं। और अगर हम सेल्स की बात करें
SSCHS लगभग 1875 में इन्होंने टिश्यू सिस्टम को 3 मेजर कैटेगरीज में बांटा। फर्स्ट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सेकेंड पॉइंट पे जो है इन्होंने इसको बांटा ग्राउंड टिश्यू, और ग्राउंड टिश्यू को हम कह सकते हैं एक तरीके से फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। और तीसरे हिस्से में इन्होंने जो किया वो यहां पे बांट दिया एक तरीके से वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, संवहन टाइप में। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, तो यहां हम तीनों पढ़े। तो एपिडर्मिस में अगर अपन कहें तो एपिडर्मल सेल्स आएंगे, इसमें एपिडर्मल के अपेंडेजेस आएंगे, उसके जो अलग से क्या बोलते हैं एपिडर्मिस में स्टोमेटाज हैं, अलग से कोई विशेष सिक्रेटरी सेल्स हैं, तो उनके बारे में हम ये डिस्कशन करेंगे। ग्राउंड टिश्यू की हम बात करते हैं तो ग्राउंड टिश्यू में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हम बात कर सकते हैं कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स के साथ में है जैसे हाइपोडर्मल सेल्स, उसके मिडिल कॉर्टेक्स की, इनर कॉर्टेक्स की, जो कि लास्ट लाइन जो होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के बाद फिर हमारे पास आ जाती है पेरिसाइकल्स, मेडुलरी रेज एंड पिथ। ये सारा का सारा जो सिस्टम है बाहर से केंद्र तक, वो सारा का सारा फंडामेंटल के अंदर हम कंप्लीट करते हैं। फिर आता है वैस्कुलर सिस्टम। हालांकि फंडामेंटल में ही वैस्कुलर आ जाते हैं, लेकिन ये अलग से ही एक कॉम्पैक्ट टिश्यू सिस्टम है, इसलिए हम इनको अलग से कैटेगरी में दे रहे हैं। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो कि एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और संपूर्ण संवहन का कार्य करता है। जाइलम जो है वो रूट से कलेक्ट वाटर एंड मिनरल्स को वाटर वो प्लांट के जो है एयर पार्ट तक, और फ्लोएम जो है वो एयरिंग पार्ट से जो संश्लेषित भोज्य पदार्थ है उनको पादप के अन्य भागों तक डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करता है। तो हमारे इस सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की अगर अपन बात करें तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्रीक लैंग्वेज एपी, अगर अपन ग्रीक लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें एपी का मतलब हो गया अपर या बाहर, ऊपरी या बाहर, एपी। और अगर अपन डर्म की बात करें तो डर्म का मतलब हो गया स्किन, जिसको हम लिख सकते हैं सतह है या एक तरीके से परत या त्वचा दे देते हैं, त्वचा, ठीक है, सतह। तो यहां शब्द क्लियर है, एपी का मतलब बाह्य और डर्म का मतलब हो गई सतह या त्वचा, अर्थात किसी भी ऑर्गन, पत्ती, तना, जड़, पुष्प, फल, बीज, इनमें अगर अपन सबकी बात करें, बीज को अगर अपन छोड़े तो बीज को भी एक सतह तो होती है जिसे सीड कोट बोलते हैं। तो ऐसे में हर अंग को बाह्य सतह जो उसे एनवायरमेंट के करीब लाती है, ठीक है, प्लस ऑर्गन्स को या अंदर के जितने भी पदार्थ हैं उनको एनवायरमेंट से एक लिमिटिंग क्रॉस मेम्ब्रेन बनाती है, उसे हम बोल सकते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब एपिडर्मल सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि यह सबसे बाह्य सतह जो है पत्ती की, तने की, जड़ की, सारे के सारे समस्त ऑर्गन्स जो है उनकी बाह्य सतह बनाती है। उत्पत्ति की बात करें, ऑरिजिन, तो जो एपिकल मेरिस्टम सिस्टम में जो हम ट्यूनिका कार्पस थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो ट्यूनिका एंड कार्पस में ये एपिकल या ट्यूनिका से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। या अगर अपन एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी की बात करते हैं तो लेटरल सेल्स जो हैं उनसे इन डर्मल सेल्स की जो है वो उत्पत्ति होती है। ट्यूनिका से इनकी क्या है, ऑरिजिन मानी गई है।
अब एक छोटा सा वेरिएशन, क्योंकि स्टेम के अंदर तो हम इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस या एपिडर्मल लेयर, लेकिन रूट की अगर अपन बात करते हैं तो रूट में हम इसको बोलते हैं एपिब्लेमा, एपिब्लेमा, स्टेम में एपिडर्मल या एपिडर्मस, अधिचर्म, एपिब्लेमा। और एपिब्लेमा जो है वो ट्यूनिका की डर्मेटोजन, ट्यूनिका की डर्मेटोजन सेल से जो है इनकी उत्पत्ति मानी गई है, या इनसे इनकी उत्पत्ति होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन तो हम कह सकते हैं कि समस्त पादप के जो ऑर्गन्स हैं हर तरीके के, उनकी बाह्य परत जो है वो एपिडर्मल सिस्टम बनाती है। उसके अतिरिक्त हम यहाँ एपिडर्मिस को कुछ विशिष्ट पादप की उपस्थिति, उनके कार्य और कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर 3 भागों में जो है वो बांट सकते हैं। तो हम टॉपिक लिख देते हैं फर्स्ट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, अधिचर्मीय ऊतक तंत्र। और इस ऊतक तंत्र की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर 3 टाइप्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट टाइप जो है वो इसके अंदर आ गया एक तरीके से एपिडर्मल या एपिडर्मिस, अधिचर्म। दूसरा टाइप जो है वो यहां पे आ रहा है एपिडर्मिस के बाद इनके ऊपरी एक विशेष अंग जो कि ज्यादातर स्टेम्स, तरुण स्टेम्स और लीव्स में मिल रहा है, स्टोमेटा। और तीसरा टाइप जो है, टाइप मतलब यहां कह सकते हैं अपन प्रकार से कि इतने प्रकार के एक्स्ट्रा उपांग इसमें मिलते हैं। तो थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसको लिख सकते हैं एपिडर्मल अपेंडेज, एपिडर्मल अपेंडेज, सतही उपांग जैसे हम कह सकते हैं। इसमें हम कांटे, शल्क, हेयर्स, ठीक है, कुछ जैसे कि दंशन कोशिकाएं या कोई ग्लैंडुलर हेयर है, या जैसे कोई हाइडेटोड मतलब ट्राइकोम हाइडेटोड्स है, उनको हम सतही उपांगों में इंक्लूड कर सकते हैं। स्टोमेटा आर सिंपल स्टोमेटा जो कि पाए जाते हैं क्या बोलते हैं वास्पोत्सर्जन और गैसेस के विनिमय के लिए। एपिडर्मिस फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा आता है एपिडर्मिस, और इसके लिए मैं कह सकता हूं इन स्टेम। लेकिन अगर अपन इसी को रूट के रेफरेंस में बात करें तो नॉन एज एपिब्लेमा, एपिब्लेमा। सामान्यतः एपिडर्मिस जो है वो कोशिकाएं मृदुत की, पतली वित्ती युक्त, ठीक है, और गोलाकार अथवा दीर्घवृत्ताकार होती हैं। कुछ केसेस में जो गोलाकार वो दीर्घवृत्ताकार हैं वो ढोलकाकार, ढोलकाकार भी हो जाती हैं। लेकिन सामान्यतः ढोलकाकार जो शब्द हम एंडोडर्म के लिए ज्यादा यूज में लेते हैं एपिडर्मिस की तुलना में, दीर्घवृत्ताकार ज्यादातर ये होती हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो कुछ विशिष्ट एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि कैपेरिस, साल्वेडोरा आदि। कैपेरिस, साल्वेडोरा, अलोए, जो गवार पाठा जिसे हम बोलते हैं, इनकी अगर कोशिकाओं की बात करो तो इनकी कोशिकाएं कैसी हैं? लंबी। इनकी जो कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं तो है दीर्घाकार या हल्की सी ढोलकाकार, ऊपर से उठी हुई, और इनकी अगर अपन कोशिकाओं की बात करें तो ये कोशिकाएं जो हैं
वो कैसी हैं, दीर्घित है लेकिन लंबी। ये कोशिकाएं मोटाई में, लंबाई में ज्यादा, मोटाई में कम है। लेकिन अगर अपन इनकी बात करें तो ये मोटाई में जो हैं ये कोशिकाएं जो हैं वो क्या हो गई, ज्यादा मोटी होती हैं। इसके अलावा अगर अपन कहें एपिडर्मिस नॉर्मली, तो एपिडर्मिस हमें सामान्यतः एक परतीय, एक कोशिका परतीय ही पाई जाती है। लेकिन जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं नीरियम, नीरियम की अगर हम बात करें तो नीरियम के अंदर ये लगभग 3 से 4 परतीय है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल लें और जैसे कि पाइपरेसी सबसे ज्यादा, पाइपरेसी के एग्जाम्पल ले, जिसमें एक स्पीसीज है इसमें पाइपरेसी में पाइपरे मिया की अगर अपन बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा नंबर तक है, लगभग 14 से 15 लेयर तक एपिडर्मिस ही होती है। तो ये वेरिएशंस जो हैं एपिडर्मिस के, इसकी त्वचा के, ये फैमिली के साथ तथा वातावरणीय एडेप्टेशंस के कारण हो सकते हैं। नॉर्मली अगर अपन बात करें तो एपिडर्मल सेल जो है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स है और इनकी भित्ति पतली है, ये जीवित है, इनके अंदर केंद्रक सुस्पष्ट है, केंद्रक के साथ अन्य कोशिकांग होते हैं और मैक्सिमम हरित लवक इनके अंदर पाया जाता है, अर्थात ये फोटोसिंथेसिस एक्टिव होती हैं। और इसी वजह से जो इनका वेरिएशन है एक स्ट्रोमेटा में, उस फोटोसिंथेसिस के कारण ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग की घटना जो है उसको भी कंप्लीट करती है। कुछ विशिष्ट अगर अपन बात करें एपिडर्मल सेल्स के लिए तो हम कह सकते हैं कि कुछ विशिष्ट प्रकार के एपिडर्मल सेल्स भी पाई जाती हैं, जिनके टाइप्स की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट टाइप इज बुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म सेल्स, बुलिफॉर्म सेल्स को हम हिंदी में कह सकते हैं अवर्धमक, अवर्धतमक, अजीब नाम है लेकिन है। बुलिफॉर्म सेल्स ऐसे नहीं समझ में आएगा, डायग्राम से समझ लेते हैं। कुछ मोनोकॉट प्लांट्स जैसे कि मक्का, ठीक है, ज्वार, तो इनके अंदर क्या हो रहा है कि जो लीव्स की एपिडर्मल सेल है, नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स जो हैं उनके साथ बीच बीच में कुछ अलग ही वृहद आकार की कोशिकाएं जो हैं वो इनमें क्या होती हैं, डेवलप होती हैं, जो अधिक पतली भित्ति युक्त होती हैं और उनमें तीव्र परासरण की जो है वो गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती हैं, परासरण दबाव द्वारा अत्यधिक फूली और शिथिल होने का उनमें क्या होता है, गुण होता है। दीज आर बुलिफॉर्म। अर्थात सामान्य पत्ते की अधिचर्म जो है उसकी कोशिकाओं के बीच में इस तरीके की वृहद कोशिकाएं डेवलप हो जाती हैं, जिनमें परासरण सुगमता ज्यादा होती है, आकार में बड़ी हो जाती है और परासरण के कारण इनमें स्फीति और शिथिलता का गुण पाया जाता है। ये क्यों होती है? इनका सबसे ज्यादा महत्व या कार्य जो है वो ये है कि दिन के टाइम जब बहुत ज्यादा वेपराइजेशन होता है, मतलब वाष्पोत्सर्जन होता है और गर्मी बढ़ती है, तो वाटर लॉस से बचने के लिए या सीधे सूरज की धूप या उसकी जो तीव्रता है उससे बचने के लिए, ताकि फोटोसिंथेसिस लॉस नहीं हो, ये कोशिकाएं जो हैं वाटर लॉस करके कैसी हो जाती हैं, शिथिल, जिसकी वजह से पर्णवृंत जो होता है वो हल्का सा क्या हो जाता है, बेंड कर जाता है और ये सन के एंगल से हट जाती हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या कर लेती हैं, कम। और शाम के टाइम पे जब टेम्परेचर कम होता है तो ये कोशिकाएं अपने परासरण दाब द्वारा वापस लेकर, पानी लेकर क्या हो जाती हैं, स्फीति हो जाती हैं और पर्ण वापस क्या हो जाते हैं, सीधे। तो ये विशेष प्रकार के सेल्स जो है वो मोनोकॉट सेल्स के अंदर पाई जाती है। दूसरा हम यहां पे कह सकते हैं कॉर्क और सिलिका सेल्स।
कॉर्क एंड सिलिका। कॉर्क एंड सिलिका सेल्स की अगर अपन बात करें तो ये विशेष प्रकार की कोशिका जो हैं ये पोएसी एंड साइप्रेसी, पोएसी एंड साइप्रेसी फैमिलीज के सदस्यों में इस प्रकार की सेल्स मिलती हैं। कॉर्क सेल जो है वो एक तरीके से सुबेरिन, कॉर्क सेल्स जो हैं वो सुबेरिन, और सिलिका सेल जो है वो एक तरीके से सिलिका का क्या करती हैं, इस क्या बोलते हैं, निक्षेपण। के कारण ये अलग ही कठोर हो जाती हैं। अर्थात मेरा कहने का है कि इन फैमिलीज की जो एपिडर्मल सेल्स है उसमें दो प्रकार की सेल्स होती हैं। एक होती हैं बड़ी जो कि नॉर्मली एपिडर्मल सेल्स का कार्य करती हैं, और एक होती हैं आकार में छोटी, ठीक है। और ये जो छोटी सेल्स हैं ये कुछ सुबेरिन और कुछ सिलिका, या सिलिका की हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या, नहीं सिलिका ही ओनली, कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं, सिलिका का क्या कर लेती है, निक्षेपण कर लेती हैं, और इस प्रकार की सेल्स जो हैं वो कॉर्क या सिलिका सेल्स कहलाती हैं। तीसरा हम लिख सकते हैं यहां पे लिथोसाइट्स। लिथोसिस्ट, ये कुछ विशेष प्रकार के एपिडर्मल सेल्स होती हैं जो मृदा से डायरेक्ट विशेष अकार्बनिक यौगिक लाइक कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका आदि का क्या कर लेती हैं, निक्षेपण कर लेती हैं, जिसकी वजह से ये कोशिकाएं कठोर हो जाती हैं और इन्हें जो है वो हम बोलते हैं एक तरीके से सिस्टोलिथ। सेल्स, और इन्हें लिथोसिस्ट, सिस्ट का मतलब हो गया चिरकालिक और लिथो का मतलब हो गया आस्मी, आस्म, चट्टान टाइप, चट्टान टाइप चिरकालिक एक तरीके से दृढ़ न हिलने डुलने वाली सेल्स के रूप में ये कन्वर्ट हो जाती हैं। इन्हें हम बाद में स्टोन सेल्स के नाम से भी जानते हैं जो कि कॉर्टिकल सेल्स में डेवलप होती हैं। तो ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो है या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रदान करने का कार्य करती हैं। टाइप्स के अलावा अगर स्टोमेटा की इसकी एपिडर्मल सेल्स की हम बात करें तो एपिडर्मल सेल्स जो हैं उनके ऊपर वैक्स, सुबेरिन तथा क्यूटिन का डिपोजिशन, निक्षेपण पाया जाता है। लेकिन ये जो डिपोजिशन है ये इसकी सुगमता, फंक्शनैलिटी अर्थात कार्य जो प्रणाली है उसके अनुसार, वातावरणीय अडेप्टेशन अनुकूलन के अनुसार और उसकी एज के अनुसार होता है। जैसे कि कोई हाइड्रोफाइट प्लांट है, जल निमग्न है, आधा शरीर उसका पानी में तैरा हुआ है, लाइक क्या बोलते हैं निम्फिया आप ले सकते हैं, टाइफा ले सकते हैं, हाइड्रिला ले सकते हैं। तो इस प्रकार की कोशिकाओं में क्यूटिन एंड वैक्स की जो लेयर है वो ज्यादा मोटी और सघन होगी और इनके अंदर स्टोमेटा जो होंगे वो क्या होंगे, पूर्ण रूप से एब्सेंट होंगे। वहीं अगर अपन बात करें जो जीरोफाइट है, दीज आर हाइड्रोफाइट, अगर हम जीरोफाइट्स की बात करें, मरुद्भिद पादप, शुष्क उद्भिद पादप की हम बात करें तो उन पे सुबेरिन और क्यूटिन जो है उसके साथ ही वैक्स, जैसे कि एग्जांपल दे आंकड़ा, ठीक है, इनकी जो लेयर है वो बहुत ही मोटी होती है जो इनको शुष्कता से
ठीक है, वाटर लॉस से तथा बाह्य आघात से जो है वो बचाती है। उसके अतिरिक्त ये जो डिपोजिशंस हैं ये इन्हें वातावरणीय मौसम जैसे कि तापमान, तेज हवाएं, घर्षण या बाह्य आघात से बचाती हैं, अन्य कीटों से बचाती हैं, पेस्ट जो इन्फेक्शन इन पे करते हैं, क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन, भेदन। उसके अलावा जो ये क्यूटिन एंड वैक्स है ये एक तरीके से प्रतिरोधकता का भी कार्य करते हैं, जो माइक्रोब्स द्वारा जो संक्रमण है उसके द्वारा इनको क्या करते हैं, बचाते हैं। एपिडर्मिस के कार्यों की बात करें तो जितने भी हमने अभी फंक्शंस और स्टेप्स देखी हैं वो सारे के सारे विशिष्ट कार्य के रूप में हम यहां पे बता सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ ओनली एपिडर्मिस की हम बात कर रहे हैं अभी, तो एपिडर्मिस में हम फंक्शन में कह सकते हैं कि ये बाह्यतम परत बनाती है जो पादप अंग को वातावरण से बचाती है तथा उससे डायरेक्ट संपर्क बनाती है, गैसों के विनिमय में काम आती है, प्रकाश संश्लेषण में सक्रिय होती है। उसके अलावा इसकी विशिष्ट कोशिकाएं जो हैं वो विशिष्ट उत्पादों का संश्लेषण भी करती है जैसे कि सुबेरिंग, वैक्स और क्यूटीन। उसके अलावा यहां पे अगर अपन बात करें तो बुलिफॉर्म सेल्स जो हैं वो विशिष्ट इसमें मूवमेंट प्रदान करती हैं जिसकी वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो होता है। ये बाह्य इंसेक्ट से बचाती है, इन्फेक्शन से बचाती है। उसके अतिरिक्त अगर अपन बात करें तो काफी है, सारे फंक्शंस आ गए। इसके अलावा हम लिथोसिस्ट की बात करें तो स्ट्रांगनेस देती है। उसके अलावा बहुत सेल्स हैं जो जैसे घास कुल की पत्तियों की जो मार्जिन्स होती हैं उनमें लिथोसिस सेल्स जो हैं या सिलिका सेल्स जो हैं वो सिलिका क्रिस्टल्स जो हैं उनको बाहर की तरफ अपेंडेज के रूप में निकाल देती हैं जिसकी वजह से ये बाह्य पेस्ट या जानवर जो हर्बीवोरस जानवर हैं उनके द्वारा खुद की रक्षात्मक परत बनाती है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो ये हो गए रंध्र, और रंध्रों के लिए हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें रंध्र अनुपस्थित होते हैं। रूट्स की हम बात करें तो रूट्स में जो रंध्र हैं वो अनुपस्थित होते हैं। सामान्य वायवीय भागों में रंध्र पाए जाते हैं, स्टेम, पिटियोल, लीफ, यहाँ तक कि फ्लोर, पेटल्स, उसके अलावा फ्रूट्स, इनमें रंध्र पाए जाते हैं। स्टेम के अंदर रंध्रों का ही एक दूसरा वेरिएशन है वात रंध्र जिसे हम लेटिसिफर्स कहते हैं, वो भी इनके अंदर पाया जाता है एपिडर्मल सिस्टम में, क्योंकि ये डेवलपमेंट है एक तरीके से एपिडर्मल सेल का ही होता है। स्टोमेटाज की अगर अपन बात करें तो स्टोमेटाज जो है वो मोनोकॉट लीफ, क्योंकि वो आइसोबाइलेटरल है, समद्विपार्श्विक, तो ऐसे में वहां पे दोनों सतहों के ऊपर जो है वो स्टोमेटाज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान है, ठीक है, आकार में भी समान है। लेकिन अगर अपन डाइकॉट्स की बात करते हैं तो यहां पे ये जो है लीफ ये अलग वेरिएशन शो करती है मॉर्फोलॉजी में, और इसकी अपर सरफेस के ऊपर जो है वो नहीं होंगे या बहुत कम होंगे। वहीं अगर अपन लोअर सरफेस की बात करें तो स्टोमेटा जो हैं वो बहुतायत में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर, उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति जो है आवश्यकता अनुसार एपिडर्मल सेल्स से ही होती है, अतः उत्पत्ति के आधार पे ये भी पेरेनकाइमेटस ही होते हैं। अगर अपन इनकी शेप एंड आकारिकी की बात करें, आकारिकी भी नहीं, संरचना की बात करते हैं तो स्टोमेटा जो है वो एक विशिष्ट दो बीन शेप या किडनी शेप सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स द्वारा आबद्ध होते हैं। इन गार्ड सेल्स की अगर अपन बात करें तो गार्ड सेल्स को हमने कहा बीन या किडनी टाइप, अतः ये कैसे होते हैं, बाइकॉन्वेक्स, लेकिन यहां पे बाइकॉन्वेक्स यहां दिख रहा है, यहां अगर अपन देखें तो दैट इज कॉनकेव, एक तरीके से समतल है, और ओपनिंग के टाइम पे कैसे हो जाते हैं, अवतल, जबकि ये सतह कैसी है, कॉन्वेक्स, उत्तल।
तो हम कह सकते हैं कि एक गार्ड सेल जो है वो कौन को